नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त भारतीय डॉक्टर उज्जवल पाटिल। 12 साल का एक नन्हा सा बच्चा उस दिन स्कूल जाने के लिए निकला, लेकिन स्कूल जाने की जगह वो एक बाग में पहुंचा। उस बाग से रक्त सनी हुई मिट्टी को लेकर वो अपने घर आया। घर आकर एक जार में रखकर उसने उस मिट्टी की पूजा की फूलों से। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे, लेकिन सीने में लावा धधक रहा था। आंखों से लहू के अंगारे गिर रहे थे और वो बार बार कह रहा था, एक दिन अंग्रेजों को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं भारत को अंग्रेजों से आजाद कराऊंगा। लोग इस नन्हे से बच्चे का आक्रोश, हौसला, जुनून देखकर हैरान थे। दोस्तों, वो बच्चा था भगत सिंह और वो मिट्टी थी जलियांवाला बाग की, जहां महज एक दिन पहले 350 से ज्यादा भारतीयों का दर्दनाक कत्लेआम हुआ था। भगत सिंह महज 23 साल की उम्र जिए, लेकिन इतिहास में वो सदा सर्वदा के लिए अमर हो गए और शहीद आजम कहलाए। आज मैं आपको भगत सिंह की अनसुनी कहानियां सुनाऊंगा, ऐसी कहानियां जिनसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी कहानियां जिससे आपको यह समझ आएगा, बड़ा सपना देखने के लिए, बड़ा जुनून पालने के लिए बड़ी शिक्षा, बड़ी उम्र, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बस एक लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य जिसके प्रति आपका रोम रोम समर्पित हो। और भगत सिंह के सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, अपनी मां, भारत मां को स्वतंत्र कराना। और साथियों, हम और आप तो बहुत अभागे हैं। हमको ना तो स्वतंत्रता संग्राम में एक बूंद रक्त बहाने का मौका मिला, ना ही कोई जुल्म सहे। हमको तो पूरी आज़ादी रेडीमेड मिली। और हम जिन प्रोटेस्ट की बात करते हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या change.org पर खत्म हो जाती है। असली दुख क्या होता है, महीनों भूखे रहना क्या होता है, नंगे बदन पर जब कोड़ों की मार पड़ती है तो क्या होता है, बर्फ की सिल्ली पे लिटा दिया जाता है तो क्या होता है, जब आपके सामने फांसी का फंदा लटका हो तो भी जब जिस्म जोश से नारे लगाता है तब क्या होता है, जब आप अपने नियर एंड डियर को मरते देखते हैं उसके बावजूद भी उस दर्द को महसूस करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने देश की बात करते हैं, वो क्या होता है। आज के इस उज्जवल पाटनी शो को बहुत ध्यान से देखना। आज के इस उज्जवल पाटनी शो को अपने बच्चों को दिखाना, परिवार को दिखाना, क्योंकि ये जुनून जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति ला सकता। एक दिन कुछ मजदूर बगीचे में आम के पौधे लगा रहे थे। भगत सिंह बड़े ध्यान से टकटकी लगाकर उस पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे कि गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी हटाते हैं, हटाकर एक पौधे को अंदर डालते हैं, वापस मिट्टी से बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद भगत सिंह भी एक गड्ढा खोदने लग गए और गड्ढा खोदकर उन्होंने कुछ स्ट्रॉस को, छोटे पाइप्स को लाकर बड़े स्टाइल से उनको जमाया और मिट्टी को बंद करने लग गए। इतने में उनके पिता के दोस्त वहां आए और उन्होंने भगत को ये करते देखा। उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो? भगत सिंह सीना तान के जवाब देते हैं, बंदूकें उगा रहा हूं। वो पूछते, क्यों? वो कहता है, जब खूब सारी बंदूकों की खेती करूंगा, सारी बंदूकें लेकर मैं और मेरे दोस्त निकलेंगे, अंग्रेजों का खात्मा कर देंगे और भारत को आजाद कराएंगे। इतने छोटे से बच्चे में भी इतना देशभक्ति का जज्बा हो सकता है, सलाम। साथियों, इस वक्त जब मैं केस स्टडी रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे शरीर का रोंगटा रोंगटा खड़ा है और मन का कोना कोना भगत सिंह को सलाम कर रहा है। खासकर यह हिस्सा जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक बिजनेस कोच के रूप में, एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मुझे एक अलग ही फीलिंग आ रही। आज की राजनीति और तब की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क था। आज यदि एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के साथ नहीं है तो इसका मतलब वो उसका विरोधी है। एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति के समर्थन में नहीं बोल रहा है, इसका मतलब वो उसके विरोध में बोल रहा है। और यदि कोई आपके साथ नहीं है तो उसको साम, दाम, दंड, भेद कैसे भी करके निपटाना है, यह आज की सोच है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे कुछ नेताओं को छोड़ दें तो चारों तरफ यही देखने में आता है। तब की एक कहानी आपको सुनाता हूं। भगत सिंह गरम दल के थे, उग्र दल के थे। वो देश को अपने तरीकों से आजादी दिलाना चाहते थे और महात्मा गांधी देश को अहिंसा से आजादी दिलाना चाहते थे। दोनों के सोचने के तरीकों में फर्क था।
भगत सिंह महात्मा गांधी के खिलाफ अनेकों बार अनेकों जगह बोला करते थे क्योंकि उनके व्यू पॉइंट अलग थे। जब उग्र दल के क्रांतिकारी, जब हिंसा के रास्ते से देश को मुक्त कराने का सपना देखने वाले क्रांतिकारी महात्मा गांधी को कड़क चिट्ठियां लिखते, तो गांधी जी निष्पक्षता से उनको यंग इंडिया में छाप देते और छाप के बिल्कुल बराबरी वाला मान के उसका जवाब देते। भगत सिंह इसको देखा करते थे। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर विरोधी थे, लेकिन एक दूसरे का बहुत आंतरिक सम्मान किया करते थे। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब जीवन की अंतिम बातचीत में भगत सिंह ने एक बार अपने पिता से कहा, आप अपने जनरल को सपोर्ट कीजिए, जनरल यानी महात्मा गांधी, आप अपने जनरल गांधी जी को सपोर्ट कीजिए, तभी आप इस देश को स्वतंत्रता दिला पाएंगे। क्या आज हम अपने से विरोधी रुख रखने वाले लोगों का सम्मान कर सकते हैं, जिनसे हमारा मतभेद है? क्या हम ऐसे जी सकते हैं कि मतभेद तो हो लेकिन मनभेद ना हो? 400 से ज्यादा पुलिस वाले हर घर में, हर गली में पागल कुत्तों की तरह भगत सिंह और राजगुरु को ढूंढ रहे थे। कारण उन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया था, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए। लेकिन भगत सिंह तो भगत सिंह थे। बचपन से वो एक एक्टर थे, कहते जन्मजात एक्टर थे। वो सम्राट, चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप, ऐसे बहुत सारे नाटकों में जबरदस्त भूमिकाएं निभाते थे और यहां पर उन्होंने उसी कला का उपयोग किया। भगत सिंह ने दुर्गावती देवी के हस्बैंड का रूप धरा, अपने बालों को हटाया, एक वेस्टर्न वेशभूषा में खुद को प्रस्तुत किया और अपने कंधे पर दुर्गावती देवी के छोटे से सोते हुए बच्चे को धार लिया और साथ में राजगुरु उनके सर्वेंट बनकर उनका बैगेज उठाकर निकल पड़े। 400 से ज्यादा पुलिस वालों को चकमा देकर कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। महज 23 साल की उम्र में एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। और जब सपना खुद से बड़ा हो, समाज से बड़ा हो, जब सपना देश हो, तो जान की बाजी हर दिन लगाने को तैयार थे भगत सिंह। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और पब्लिक सेफ्टी बिल को असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भी वायसराय ने जब अपने स्पेशल पावर्स से उनको लागू कर दिया, तो क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि कुछ ऐसा प्रोटेस्ट करें जिसको खूब पब्लिसिटी मिले और इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ देश और दुनिया का ध्यान खींचा जा सके। तो यह तय हुआ कि असेंबली में हंगामा करते हैं। भगत सिंह ने जब अपना नाम दिया तो चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। उनको पता था सॉन्डर्स के हत्याकांड की वजह से भगत सिंह को पुलिस तलाश रही है और यदि भगत सिंह पकड़ा गए तो फांसी निश्चित है। लेकिन फिर भी भगत सिंह जिद पर अड़े थे क्योंकि उनको लगता था कि यह पब्लिसिटी देश के लिए बहुत जरूरी है, दुनिया का ध्यान इस ओर आना चाहिए। फाइनली सारे क्रांतिकारियों को राजी होना पड़ा क्योंकि भगत सिंह धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते थे और सबको लगा यदि भगत सिंह रहेंगे तो अपनी बात को सबसे शक्तिशाली ढंग से बोल पाएंगे। और 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने कुछ बॉम्ब असेंबली चैम्बर में फेंक दिए पब्लिक गैलरी से और वहां पर खड़े रहे ताकि वो गिरफ्तार कर लिए जाएं और पूरे वक्त चिल्लाते रहे इनकलाब जिंदाबाद। खूब सारे लीफलेट्स भी उन्होंने वहां फेंके और इस बात का उन्होंने जबरदस्त मैसिव पब्लिसिटी के लिए उपयोग किया। हिंदी, इंग्लिश, जिस भाषा में हो सका उन्होंने इस मैसेज को पूरी दुनिया तक फैलाया। अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेजों को लगा ये जितने प्लेटफॉर्म है उतने प्लेटफॉर्मों का उपयोग क्रांति के लिए कर रहे हैं। लेकिन भगत सिंह चतुर थे, वो वहां तो क्या जेल तक भी इसी मुहिम में लगे रहे। सोच कर देखिए, भगत सिंह को यह बात पता थी कि वहां वो गिरफ्तार होंगे क्योंकि उनकी नीयत ही गिरफ्तार होने की थी ताकि उस जगह को शोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। वो गिरफ्तार होंगे तो उनकी जान जाएगी, ये भी उनको पता था। फिर भी देश के लिए हंसते मुस्कुराते जान कुर्बान करने का निर्णय लिया और ये बात कही, हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था योर ऑनर, हमारा मकसद सिर्फ अपनी बात सुनाना था और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इसलिए ये बॉम्ब फोड़ा गया।
आप कितने दिन भूखे रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, आधे लोग तो आधे दिन भी भूखे नहीं रह सकते। और ऐसे में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आप हिल जाएंगे, क्योंकि आज कहानियों का दिन है। आज कोई बिजनेस लेसन नहीं, कोई लाइफ लेसन नहीं, आज एक आदमी के रूह को सलाम करने का दिन है। और उसके 2-4 गुण भी अपने अंदर उतर जाएं तो जो कर रहे हैं उसी में इतिहास रच देंगे। भगत सिंह और साथी क्रांतिकारी मियांवाली के जेल में बंद थे। वहां पर उन्होंने देखा कि यूरोपियन प्रिजनर्स, दूसरे देशों के प्रिजनर्स और भारतीय कैदियों में काफी फर्क किया जाता है। खाने पीने में फर्क, सामान में देने में फर्क, व्यवस्थाओं में फर्क, सभी चीजों में फर्क किया जाता है। उन्होंने कहा हमें इनके बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हमें भी रोज अखबार मिलना चाहिए, पुस्तकें मिलनी चाहिए। जब उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्होंने कहा हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यदि आप हमको ये नहीं देंगे तो हम हड़ताल करेंगे। वो तब भी नहीं सुने, वो तो भगत सिंह थे। जहां खड़े हो जाएं वहीं से क्रांति शुरू हो जाती थी। और भगत सिंह दूसरे क्रांतिकारियों के साथ जेल में हंगर स्ट्राइक पर डट गए और उन्होंने इतिहास का सबसे लंबा हंगर स्ट्राइक किया। इसके पहले एक आयरिश के नाम से 97 डेज का रिकॉर्ड था। भगत सिंह और उनकी टीम ने 116 दिन, ध्यान से सुनिएगा, 116 दिन तक भूख हड़ताल की। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया हिल गई और ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा, उनको बराबर का व्यवहार देना पड़ा, उनको पढ़ने के लिए पुस्तकें और अखबार देनी पड़ी। जब भगत सिंह से पूछा गया कि भाई इस लेवल का दर्द, इस लेवल की सहनशीलता कहां से आती है, और भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब यहां पर्पस क्लियर हो, जब लक्ष्य क्लियर हो, जब उद्देश्य क्लियर हो तो मुश्किलें बौनी हो जाती है, बल्कि उन मुश्किलों में आनंद आने लग जाता है। और इसके बाद की कहानी नेहरू जी के मुंह से सुनिए। नेहरू जी कहते हैं भगत सिंह क्रांति के प्रतीक बन गए, मसीहा बन गए, और कुछ ही महीनों के भीतर पंजाब के हर एक गांव, टाउन और शहर तक उनका नाम फैला। वहां से निकलकर पूरे नॉर्थ इंडिया में नाम फैला। और जो पॉपुलैरिटी भगत सिंह को मिली वो अमेजिंग थी। छोटे छोटे बच्चे भगत सिंह बनने का सपना देखने लगे। क्या ये आजादी के पागल, दीवाने, जुनूनी क्रांतिकारी दूसरे ग्रहों से आते हैं? क्या वो हर वक्त सीरियस रहते हैं? क्या वो हर वक्त मरने मारने को तैयार रहते हैं? अरे नहीं भाई, ये आम इंसानों जैसे हैं। इनके भी दुख हैं, इनके भी सुख हैं, इनके भी गुड मोमेंट्स हैं, इनके भी बैड मोमेंट्स हैं। और राजगुरु कहते थे हम लोगों की शक्ल टिंडे जैसी थी और सारी लड़कियां भगत सिंह को देखा करती थी। भाई 5-10 का गोरा चिट्टा आदमी था। हम लोगों को भगत सिंह से बहुत जलन होती थी और भगत सिंह को खुद को प्यार से कोई परहेज नहीं था। लेकिन वो एक खास बात कहते थे, बोले आज चारों तरफ आबो हवा में जहर है, अभी एक बार देश को आजाद करा लेते हैं, अगर अगला जन्म हुआ तो आजाद भारत में एक बार प्यार जरूर करूंगा। आपकी और हमारी तरह भगत सिंह को भी फिल्मों का बहुत शौक था। एक बार HSRA के पास थोड़ा पैसा आया, मेंबर काफी दिन से आराम से नहीं जिए थे, तकलीफ में थे, समोसा जलेबी वगैरह खाने की प्लानिंग बन रही थी। इतने में भगत सिंह ने पैसे छीने और भागकर पास के सिनेमा हॉल में टिकटें ले ली। और सारे के सारे लोगों ने, पेट में भूख थी लेकिन आंखों से पिक्चर का आनंद लेते हुए मजे से पिक्चरें देखी। कहना चाहता हूं, जो लोग बड़ी क्रांतियां करते हैं, जो महज 20, 22, 23 की उम्र में दुनिया भर में अमर हो गए, वो भी आपके और हमारे जैसे ही थे। बस उनके अंदर जो जुनून था, वो पागलपन था, जो लक्ष्य के प्रति समर्पण था, वो हमसे आपसे हजारों गुना ज्यादा था। सोच कर देखिए, महज कुछ घंटों में किसी को फांसी लगने वाली हो, उसकी जिंदगी खत्म होने वाली हो, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? शायद एक सामान्य व्यक्ति चीखेगा, चिल्लाएगा, दीवारों से अपना सिर फोड़ेगा, बचने की गुजारिश करेगा, भगवान से किसी चमत्कार की प्रार्थना करेगा। लेकिन भगत सिंह कोई आम आदमी थोड़े ना थे। वो मुस्कुराते हुए शांति से एकाग्रचित्त होकर लेनिन की एक पुस्तक पढ़ रहे थे। भगत सिंह महज कोई शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करने वाले क्रांतिकारी नहीं थे। वो विचारक थे, वो लेखक थे, वो वक्ता थे।
उनके दोस्त उन्हें मूविंग लाइब्रेरी कहा करते थे। भगत सिंह बहुत सारी विदेशी भाषाओं के जानकार थे और रिकॉर्ड्स कहते हैं भगत सिंह ने फॉरेन भाषाओं की लगभग 143 बुक्स पढ़ी और इंडियन ओरिजिन की लगभग 169 बुक्स पढ़ी। वो डंके की चोट पर कहते थे दुश्मन को सिर्फ शक्ति से नहीं हराना है, यदि किसी दुश्मन से बहस हो जाए तो उसको ज्ञान से हराने के लिए अभ्यास करना और ज्ञान होना दोनों जरूरी। इतिहास भगत सिंह को एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में याद रखेगा जो ये चाहता था अपने अंतिम दिनों में कोई मुझे न बचा पाए, क्योंकि एक क्रांतिकारी की मौत चाहिए मुझे और मेरी मौत इतनी बड़ी क्रांति का सूत्रपात करेगी कि ब्रिटिशर्स की धज्जियां उड़ जाएगी। इस सोच के साथ हंसते हंसते वो फांसी पर लटक गए। एक बहुत बड़ा सवाल आपसे और हमसे, जो आज़ादी थाली में सजा कर मिली, आज उस देश के लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या वाकई हम कुछ कर सकते हैं? यदि एक भी विचार मन में आता हो तो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल शहीद आजम भगत सिंह को प्रणाम, प्रणाम, कोटिशा प्रणाम।